हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है बच्चा, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के बारे में सीखा था। अभी त्रिघात बहुपद होता क्या है समझना। तो बेटा, त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है ना, एक ऐसा बहुपद होता है, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है बच्चा, अगर अधिकतम घात 3 होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है एस 5x³ माइनस 2x² + 3। तो बच्चा यह क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 3। इसी प्रकार मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है x² माइनस 17x³ + 9, तो यहाँ पे भी x का अधिकतम घात 3 है। हमें इस 2 से नहीं मतलब होता है, हमें अधिकतम से मतलब है बस। 3 यहाँ पे अधिकतम है और इसीलिए यह भी क्या है बच्चा, तो यह भी आपका एक त्रिघात बहुपद। आया समझ में? बताइए, आया सबको समझ में? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ आखिर ये है कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है। क्या नहीं है? त्रिघात बहुपद। 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है बेटा, 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन नहीं है त्रिघात बहुपद। ये सारे बच्चे अब पोल में आंसर करिए। यस, सारे बच्चे आंसर करिए बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार। टोटल 9 बच्चों का सही हो चुका है, मात्र एक बच्चे का गलत है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए।
ठीक है बच्चों, अब मैंने पोल बंद कर दिया, चैट मैंने ऑन कर दिया, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। मैं आपको उसको समझा देता हूँ। देखो बेटा, लिखा हुआ है कि कौन इनमें से त्रिघात बहुपद नहीं है। तो अगर इस पहले वाले विकल्प को ध्यान से आप देखोगे ना, इस पहले वाले विकल्प को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y का अधिकतम घात 3 है, और जब बेटा अधिकतम घात 3 है इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी x का अधिकतम घात 3 है, यानी कि ये भी त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे भी p का अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद है। लेकिन हमें तो बताना था कि कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 का गुणा 2 से होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी z की पावर 6। मैं आपको थोड़ा सिखा ही देता हूँ कि डी वाला क्यों नहीं है। ठीक है, देखना डी वाला क्यों नहीं है। तो z प्लस जेड स्क्वायर -8 एस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो बेटा ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जेड का अधिकतम घात 6 है, इसलिए त्रिघात बहुपद नहीं है। और हमें जो नहीं है वही तो बताना था, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, डी वाला। सबको आया समझ में कि नहीं आया? बताओ बच्चों, आया समझ में? ओके बच्चा, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं समरी के बारे में। समरी का मतलब होता है जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उनको पूरा एक पेज पे ले आते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखो बेटा, जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो जनरल रूप है, यानी कि जो व्यापक रूप या सामान्य रूप होता है, उसको बोलते हैं ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, और यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार द्विघात बहुपद को देखो। द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा इसका व्यापक रूप, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। त्रिघात बहुपद के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। और अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका अधिकतम घात 1 होता है। द्विघात बहुपद है तो अधिकतम घात 2 होता है। त्रिघात बहुपद है तो बच्चों अधिकतम घात 3 होता है। क्या ये सारी बातें अगर आपको याद आ रही है तो y टाइप करो, नहीं आ रही है तो n टाइप करो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सिखाई है बेटा। जिसको भी नहीं आ रहा है पूछिए कहाँ पे दिक्कत है। जिसको भी नहीं आ रहा बेटा पूछिए कहाँ पे दिक्कत है। ओके, अच्छा थर्ड वाले में, ठीक है। देखो बेटा, होता ये है ना, ये जो आप थर्ड वाला देख रहे हो, ये ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे a को कभी भी 0 नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा जो पद है वो 0 हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा मीनू। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना वाला पद बचा रहेगा जो कि त्रिघात बहुपद है नहीं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और देखो बच्चा, इनके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं। ये देखो, x+5 रैखिक बहुपद का है, ये वाला द्विघात बहुपद का है, ये वाला त्रिघात बहुपद का है। ठीक है, चलो बच्चा, अब एक नया हेडिंग लगाओ जिसका नाम है समीकरण। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए।
क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके बच्चा, देखो बच्चा क्या होता है समीकरण, पहले हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे। देखो, एक जो समीकरण होता है ना, वह दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। जैसे कि मान लो अगर आप दुकान पे खरीदने जाओ, ठीक है, शुगर खरीदने जाओ, ठीक है, मान लो आपने एक शॉप पे, ठीक है, शुगर खरीदने की कोशिश की, तो जो दुकान वाले भैया हैं वो क्या करते हैं, देखो बेटा, इस तरीके का उनके पास एक बैलेंस होता होगा, ठीक है। हालांकि अब तो कंप्यूटराइज्ड आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी से समझ लेंगे। तो इस तरीके का उनके पास है ना एक बैलेंस होता है ऐसे, ठीक। ऐसा कुछ होता है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, मेरी बात को समझना। अब इस तरीके का जब बैलेंस होता है तो वो इस तरफ है ना, इस तरफ वो एक बाट रखते हैं, है ना, एक बाट रखते हैं 1 किलोग्राम का। मान लो अगर आपको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो 1 किलोग्राम का इधर ये क्या रखेंगे, बाट रखेंगे, और इस साइड, ठीक है, इस साइड चीनी रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखते होगे ये जो पॉइंट है एकदम बीचों बीच हो जाता है। एकदम बीचों बीच हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग कहते हैं कि हाँ, वो जो शुगर है वो 1 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने उस शुगर को बैलेंस कराया। किससे बैलेंस कराया? इस 1 किलोग्राम के बाट से, है ना, मेजर करने के लिए बैलेंस करा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों में क्या है, समानता है। चीनी भी 1 किलोग्राम की है और ये जो लोहे का बाट है ये भी 1 किलोग्राम का है। तभी तो एक दूसरे में समानता बनी बच्चा। बताओ ये समानता समझ में आया कि नहीं आया? ओके मधु, बट क्लास में लेट मत आया करो बेटा, ठीक है। हाँ, टाइमली आ जाया करो। ओके, तो ये है समानता, यानी कि एकदम बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। फिर मान लो एक एग्जांपल तो सर मैंने ये, हाँ बताओ बेटा। सर एक बार और बता दो। अच्छा देखो, हम बच्चों को ये बता रहे थे कि समीकरण क्या होता है। अब समीकरण के पहले भी हम ये समझा रहे थे कि समानता क्या होता है। तो समानता का मतलब ये होता है ना कि मान लो अगर आप शुगर खरीदने जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं बच्चा। मान लो अगर आप शुगर खरीदने जाओ एक शॉप पर, एक दुकान पर, तो पता लगता है कि एक तरफ बाट रखा जाता है। मान लो आपको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो 1 किलोग्राम बाट रखा जाएगा और एक तरफ शुगर रख दिया जाएगा। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे शुगर डाला जाता है। जब बैलेंस हो जाता है यानी पूरी तरीके से ये बीच में आ जाता है, तब वो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि हाँ ये आपका 1 किलो चीनी हो गया, अब आप इसे ले जा सकते हैं। यानी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे समानता, ठीक है, स्थापित किया। समानता ले आया किसके किसके बीच में, इस लोहे की बाट में, ठीक है, इस लोहे की बाट में और इस चीनी में। अब आपको समझ में आया समानता क्या होती है? हिमांशु के नाम से जो बच्ची है। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो एक समीकरण भी है ना, एक तरीके की समानता होता है दो व्यंजकों का। कैसे? देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 और यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो x+2, फिर इक्वल का साइन है और 0 है। तो बेटा ये क्या है? ये है एक समीकरण। समीकरण के लिए हमेशा याद रखना कि हमेशा एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है और दोनों के बीच में एक बराबर का चिन्ह लगा होता है। अगर इस प्रकार कहीं भी लिखा है तो वह क्या कहलाता है? तो वह समीकरण कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा?
बेटा जब क्लास खत्म होगी ना, जब आप पूरी की पूरी क्लास अटेंड करोगी तभी लगेगी, है ना। अगर आप चाहो कि मात्र 5 मिनट ज्वाइन करें क्लास को और अटेंडेंस लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है बच्चा। आपको पूरी की पूरी क्लास करनी पड़ेगी अटेंडेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की लगती है जो पूरी क्लास करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको समीकरण समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष, और इनको बराबर करने के लिए एक बराबर का चिन्ह लगा होता है, बस। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब यह क्या है, तो यह एक समीकरण है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। बच्चों ये सब नोट कर लो आप, है ना, सब नोट कर लो। तो एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। और इन दोनों में समानता लाने के लिए किस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो बराबर वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अच्छा, आया समझ में? हाँ, तो अगर आपने पूरी क्लास ली होगी ना बेटा, जरूर लगी होगी, डेफिनेटली लगी होगी अटेंडेंस, ठीक है। यस। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें करी जा रही है। देखो रूट एक्स लिखा हुआ है, तो क्या है ये, तो ये बेटा यह बीजी व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यह बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी रूट में होता है वह बहुपद नहीं कहलाता। मैंने ये सिखाया होगा आपको। फिर देखो यहाँ पे लिखा है सिर्फ x+2, तो बच्चा ये सिर्फ और सिर्फ कहलाएगा बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बायां पक्ष या दायां पक्ष नहीं है, कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई भी दायां पक्ष नहीं है, इस तरीके का कुछ नहीं है। तो यह सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन जब आप थर्ड वाले को देखोगे तो बेटा ये समीकरण कहलाता है, ठीक है। x+2 बराबर 0, ये जो लिखा है ना, ये क्या है, समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है आपका बायां पक्ष, इस साइड है दायां पक्ष, और बीच में है इक्वल का चिन्ह। आया समझ में सबको? बेटा आया समझ में? ठीक है, चलो। अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या x2 बेटा माइक बराबर मत ऑन चार करिए, का। बच्चा माइक मत ऑन करिए। ओके, बाकी लोग आंसर बताइए बच्चा। यस बेटा, बाकी लोग भी आंसर बताइए। एक समीकरण के लिए मैंने आपको सिखाया है कि क्या क्या देखते हैं, ठीक है। आप सही ढंग से करेंगे तो बेटा जरूर आपको उत्तर मिलेगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टोटल 15 बच्चों का सही है, मात्र एक ही बच्चे का गलत है। मात्र एक बच्चे का गलत है, बाकी अब 16 बच्चों का सही हो चुका।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ठीक है बच्चा, अब मैं पोल को बंद करता हूं। आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। यस बच्चा। तो देखो यहाँ पे पूछा कि क्या x+2 = 4 एक समीकरण है? तो जी हाँ बच्चा, एक समीकरण है। क्यों? इसके पीछे का रीजन समझिए। इक्वल का निशान लगा। हाँ, इक्वल का निशान लगा है, बहुत बढ़िया। और जब इक्वल का निशान लग जाएगा तो यह दो भागों में बढ़ जाएगा। एक है आपका बाया, है ना, बाया पक्ष। दूसरा है आपका दाया पक्ष। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो बिल्कुल सही, यह एक समीकरण है। चलो बच्चों, यहाँ पे समीकरण की पहचान करो आप लोग। ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया बच्चा, पोल में आंसर करिएगा। ओके, तो बाकी लोग भी आंसर करिए। अब तक 12 बच्चों ने उत्तर दिया और सभी बच्चों का सही है, किसी का गलत ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। ओके, हाँ, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चा, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर हमारे 29 तारीख से फिर से सेट के एग्जाम होंगे। 30 तारीख से? 29 तारीख से सर, 29। ओके, और कब तक हो रहे हैं बेटा? सर ये 3 तक चलेगा। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, आपने बता दिया, गुड। सर कल वाला चैप्टर करवा दो, 10 चैप्टर ब्रीथ। अच्छा, वृत्त करवा दूं? यस सर। ओके ठीक है, आप लोग मेरे को बता देना कि सर ये चैप्टर आ रहा है। चलो, अभी मैं ओके क्लास सर। की लास्ट में पूछ लूंगा आप सभी से, तो आप लोग ओके मेरे को सर। नोट करवा देना। और वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा रिवीजन के वक्त। ओके, ओके सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो, एक वृत्त हो गया, चलो मैं इसको पढ़ा दूंगा, डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना। ठीक है बच्चा, ये मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। वृत्त हम जरूर पढ़ाएंगे, बाकी चैप्टर्स भी आप नोट करवा दीजिएगा। बिल्कुल। और मैथमेटिक्स का पेपर कब से है, मतलब किस तारीख को है, कुछ आइडिया है? सर 2 को होगा। मैथमेटिक्स 2 को होगा, ओके। ठीक है,
ठीक है, चलो बच्चों इसका आंसर बताइए पोल में, सॉरी चैट में। तो आपको पहचानना था समीकरण। तो बच्चा देखो ये तो समीकरण होगा नहीं, ये भी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का ही चिन्ह नहीं लगा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। तीनों नहीं होंगे तो सिर्फ सी वाला होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा है। और जब इक्वल का चिन्ह लग गया यानी कि ये दो पक्षों में बट गया, एक है बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। ठीक है बच्चा, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बच्चा, बिल्कुल रिवीजन आप लोगों का करवा दिया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। जितने भी चैप्टर से जो आ रहे हैं सारे के सारे कवर करने जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समीकरण पहचानना है आपको, 4 विकल्प है, पहचानिए बेटा। बहुत आसान है, देखते ही हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, देखते ही हो जाना चाहिए। यस बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आपके पास। चलिए बच्चों, अब आप लोग उत्तर करिए। ठीक है, अब आप लोग उत्तर करिए चैट सेक्शन में। ओके, बच्चा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर। सर आ रही है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। चलो, तो ये है समीकरण, अब इसकी पहचान करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा?
तो ये कहलाएगा समीकरण। बाकी के इक्वल है ही नहीं तो वो नहीं कहलाएंगे। देखो यहाँ भी इक्वल नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। सी वाला विकल्प आपका सही होगा बच्चा। ठीक है, तो हम लोगों ने समीकरण पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। तो बच्चों समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक समीकरण, दूसरा है द्विघात समीकरण, तीसरा है त्रिघात समीकरण। मैं इसको समझा देता हूं आप सभी बच्चों को। देखो, जब रैखिक समीकरण होगा तो x का या y का या z का जो भी चर यूज किया गया होगा, ठीक है, जो भी चर यूज किया गया होगा उसका अधिकतम घात 1 होगा। जब द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो अधिकतम घात 2 होगा बच्चों, अधिकतम घात 2 होगा। और जब त्रिघात समीकरण की बात करेंगे तो अधिकतम घात 3 होगा। तो आप कहोगे सर अंतर क्या है? अभी तो आपने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझाया था। तो अंतर ये है कि अगर ये बहुपद होता तो हम मात्र इतना लिखते, सिर्फ इतना लिखते, लेकिन अगर ये समीकरण है तो हम लोग को पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि इक्वल को भी शामिल करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इक्वल को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने कहा कि बहुपद अगर है तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगा होगा, असमीकरण है तो इक्वल का चिन्ह लगा होगा, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, ओके ओके। अब हेडिंग लगा दीजिए बच्चा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हेडिंग लगा दीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण में चर की घात 1 होती है ना। सर आपकी आवाज है ना कभी कभी कट कट के आ रही है। बच्चों बताओ, क्या आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो समझना। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्या पूछा है बेटा आपने? रुक जाओ पढ़ने दो। हाँ हो सकता है, ठीक है। देखो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक, ठीक है, सेकेंड क्लास में चल रहा है। तो कभी कभी ये बराबर भी हो जाएगा, क्या पता कभी कभी आगे या पीछे भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपको सिखा रहा था रैखिक समीकरण। देखो बच्चा क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो ना, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। है सर नाइन आपकी आवाज एक्स। दोबारा कट कर आ रही है। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? बच्चों क्या मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? सर आती है पर है ना कभी कभी तो कट कट कर आती है और कभी फिर सही हो जाती है। अच्छा, और अभी अभी कैसी है? सर अभी क्लियर है।
अभी क्लियर है? ठीक है, अगर इसके बाद भी परेशानी होगी तो बताना बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, अगर इसके बाद भी परेशानी होगा तो मेरे को। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है। तो जब बच्चा x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। आया सब कुछ में? बता दो बच्चा। बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। पहला उदाहरण देखो, x-1 बराबर 2 लिखा है, यानी यह क्या है? एक रैखिक बहुपद है, सॉरी एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह भी तो लगा है। फिर y प्लस जेड बराबर 5 है, तो यह भी एक रैखिक बहुपद है। सॉरी, बहुपद बार बार याद आ रहा है, सॉरी बेटा। यह भी एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है। ठीक है, देखो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है कि समीकरण में इक्वल लगा होगा, लेकिन अगर यही मान लो बहुपद होता तो मात्र इतना लिख करके छोड़ दिया जाता, बस इतना। ठीक है, यही अंतर होता है बहुपद और समीकरण में। फिर देखो ये क्या है, ये है y बराबर 5। इसका मतलब ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि y का अधिकतम घात 1 है। ठीक है, यस बेटा, ये वाली बात ना आप अपने, है ना, अवंती वाले मैम या सर से पूछना। ठीक है, आपको एकदम क्लियरली बता दिया जाएगा। ठीक है, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। सैनी के नाम से जो बच्ची है, आप क्लास पे ध्यान दीजिए बेटा। ये सारी चीजें आपको मैम क्लियर कर देंगी या आपके अवंती वाले सर क्लियर कर देंगे। ओके, तो एक चर वाले का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होगा बेटा। यानी कि अगर मान लो x है तो सिर्फ x रहेगा, y है तो सिर्फ y रहेगा, z है तो सिर्फ z रहेगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, मान लो समझ लो ऐसे लिखा है 3y माइनस 5 बराबर 2, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो बच्चा यह क्या है? तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर है। वो कौन सा है? y है, बस y है। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण, तो सिर्फ x प्रयोग किया गया है, तो इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखो y और यहाँ पे भी y है, तो ये भी क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन देखो, अच्छा एक चीज और देखो, ये आपका क्या रैखिक समीकरण है? तो बेटा नहीं, यह रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है बच्चा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके देखते हैं। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाती है? यह एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बच्चों कंफर्म करो चैट में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये तो नहीं होगा। फिर देखो इसको चेक करो, तो लिखा है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे कितने चर है? तो 2 चर है, एक है y एक है z। तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा बच्चा। ये भी क्लियर हुआ बेटा? ये भी क्लियर हुआ? चलो, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है, इनके आंसर आपको देने हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये लिखा क्या है, समझना बच्चा। देखो लिखा है कि निम्नलिखित में से एक चर वाले, सिर्फ एक चर हो जिसमें, ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करिए। रैखिक समीकरण मतलब अधिकतम घात 1 होनी चाहिए।
ठीक है, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। एक चर मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्र एक ही चर हो, है ना। अगर x हो तो सिर्फ x, y हो तो सिर्फ y, z हो तो सिर्फ z। अब आप लोग पहचानिए बच्चा, सारे बच्चे पहचानिए। एक चर वाले रैखिक ओके बच्चा, बाकी लोग बताइए आंसर। सर मैं बताऊं? ओके बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? ठीक है बच्चा, अब मैं पोल को बंद करता हूं। बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में आंसर करिए। सारे के सारे बच्चे चैट में आंसर करिए बेटा। सर ए। ए, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग आंसर बताइए। ठीक है, अब समझो बच्चा, देखो यहाँ पे x-1 बराबर 0 लिखा गया है। ओके, तो ये तो एक रैखिक समीकरण है एक चर वाला। लेकिन जब आप दूसरे वाले देखोगे, दूसरे वाले को, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। इसका मतलब ये है कि दो चर है, हमको तो सिर्फ एक चर चाहिए था। देखो, नाम ही है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चा, जो बच्चा नाम से सवाल लगाएगा ना, उसका भी उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान से बस पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे देखो x और z लिखा है, यहाँ पे भी दो चर है, तो ये भी खत्म। x का यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब यह क्या है, रैखिक नहीं है, यह द्विघात है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला विकल्प सही होगा बच्चा? ए वाला। ए चलो इस क्वेश्चन को करो बच्चा। बिल्कुल बेटा, पोल में मैंने क्वेश्चन दे दिया, सैरी के नाम से जो बच्ची है। पोल ऑन है बच्चा, पोल में आंसर करिए। बाकी बच्चे आंसर करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। बाकी बच्चे भी आंसर करो। सारे बच्चे आंसर करिए बेटा। अभी भी कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। सर मेरे में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा। बच्चा पोल नहीं आ रहा है,
शुरू Yes, से नहीं आ रहा था क्या, क्लास की शुरुआत से ही? नहीं सर, पिछला आंसर दिया था हमने, अभी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से आ जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ओके सर। आप अभी जानते हो, आप अभी चैट में आंसर कर देना। चलो बच्चा, चैट में आंसर करो आप, दिव्या के नाम से। चलो चैट ऑन हो गया। तो आपको बताना था एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। ओके बच्चा, तो देखो यहाँ पे x+5 लिखा है ना, x+5, तो ये तो समीकरण ही नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। बी वाले में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ तो दो चर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले में देखो x का अधिकतम घात 2 है बच्चा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। सॉरी, डी वाले को देखोगे अगर आप, तो x का अधिकतम घात 2 है, यानी कि आ रही है। बच्चा मेरी आवाज आ रही है क्या? सर यस सर, अब क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, सर अभी आई है, अभी थोड़ी देर पहले ठीक कट आ गई रही है थी। ना? अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर। तो मैं ये बोल रहा था, ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, रैखिक नहीं होगा। तो ना तो ऊपर के दो लोग हुए, ना तो डी वाला हुआ, इसका मतलब सी वाला होगा। कैसे होगा देखो, लिखा है x+5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है। आया समझ में सबको? बच्चा आ गया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ बच्चा। दिव्या के नाम से जो बच्ची है, बताओ बेटा, क्या अब आपको पोल दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके बच्चा, यस, बाकी लोग भी आंसर बताइए। इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। पहचानिए बच्चा। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर जरूर करिए, है ना। बाकी बच्चे आंसर करिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। सैनी के नाम से जो बच्ची है, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। सैनी के नाम से अगर जो बच्ची है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके बच्चा, अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट मैंने ऑन कर दिया, आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। देखो आपको पहचानना था कि इसमें से कौन, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखो यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे z लिखा है,
और तो और स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो ये तो एक चर रैखिक समीकरण होगा नहीं। फिर देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो ये भी एक चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखो x का अधिकतम घात 2 हो गया, तो ये भी आपका एक चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। फिर देखो यहाँ भी x है और यहाँ पे भी एक तरीके से x ही तो है, 3x का मतलब सिर्फ और सिर्फ x ही तो लिखा है, एक तरीके का चर ही तो है x। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाला विकल्प ही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे बच्चों। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ओके बच्चा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए।